हेलो गाइस। आज गलीपोली जंग को ख़त्म हुए लगभग 4 साल बीत चुके हैं और अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी ख़त्म हो चुकी है। अब ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न विक्टोरिया का व्यू दिखाते हैं। वहाँ हम एक शख्स को देखते हैं, उसका नाम जोश है। वो एक किसान है और साथ ही एक वाटर डिवाइनर भी। वो डाउसिंग टेक्निक से मदद से ज़मीन में से पानी की खोज करता है। डाउसिंग एक उपकरण होता है जिसका आविष्कार पानी खोजने के लिए किया गया था। उस वायर से एक रेडिएशन सी निकलती थी जिसकी मदद से पानी की खोज आसानी से की जा सकती थी। इसके बाद वो अपने घर जाता है जहां उसकी पत्नी एलिसा रहती है। वो देखता है एलिसा अपने बेटे के जूते को पॉलिश कर रही है। जोश के 3 बेटे थे, एडवर्ड, हेनरी और ऑथर, जो 4 साल पहले गलीपोली जंग में मारे गए हैं। उसके बाद से एलिसा एक मानसिक तनाव से गुजर रही है। उसे लगता है उसके बेटे घर पर ही हैं उसके साथ। अब उसकी ये हालत देख के जोश काफ़ी दुखी रहता है, पर वो भी अब एलिसा को समझाने की कोशिश नहीं करता कि अब वो इन दुनिया में नहीं रहे। जोश ने एक बुक रखी है, अरेबियन नाइट्स, जो कि एक फिक्शनल नॉवल थी। जब वो ज़्यादा उदास होता है तो उसे पढ़ता था। वो अक्सर एलिसा के पास बैठता है। वो रो रही थी। जोश बताता है आज उसने 15 फीट खुदाई करके ज़मीन से पानी निकाला। इस पर एलिसा रोते हुए कहती है कि तुम पानी की खोज करते हो लेकिन आज तक अपने बच्चों को नहीं खोज पाए। वो जोश को ही जिम्मेदार ठहराती है। आज तक उसने उन्हें खोजने की कोशिश तक नहीं करी। इसका जवाब जोश के पास नहीं था। अपने बच्चों को खोने का दुख उसे भी था, पर वो अपने दर्द को सीने में गहराइयों में दफन कर चुका था और वो उन आखिरी दिनों को याद करता है जब उसके तीनों बेटे जंग के लिए निकल रहे थे। वो पल काफी भावुक था जोश के लिए। सुबह उसकी नींद खुल जाती है और वो देखता है कि बाहर उसका डॉग जोर जोर से भौंक रहा था और एलिसा भी घर में नहीं थी। वो घर के पास वाले तालाब में भाग कर जाता है और देखता है कि एलिसा ने सुसाइड कर लिया है। वो अपने बेटे के मरने के गम को बर्दाश्त नहीं कर पाई है। जोश रोने लगता है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो पूरी तरह से अकेला हो जाएगा। अब वो फैसला करता है कि वो गलीपोली जाकर अपने बेटों के शव को लेकर आएगा और एलिसा के बगल में दफना देगा। शायद वो ये काम करके अपने बोझ को हल्का कर सकता है। वैसे भी उसके अब यहाँ रहने की कोई वजह नहीं बची थी और वो एलिसा की ग्रेव पर वादा करता है कि वो उन्हें ज़रूर वापस लेकर आएगा। दूसरे दिन जोश अपनी शिप से टर्की के लिए निकल जाता है। उसके बाद हम टर्की के गलीपोली का व्यू देखते हैं। ओटमैन एम्पायर में अलाइड फोर्सेस को उन्होंने सरेंडर कर दिया था क्योंकि उन्हें भी लगा कि उन्होंने जर्मनी से हाथ मिलाकर बड़ी गलती की थी। अब टर्की में ब्रिटिश एम्पायर का कंट्रोल था। वहाँ ब्रिटिश ग्रेव रजिस्ट्रेशन यूनिट अपना काम कर रही थी। उनका काम था एलाइड फोर्स के सोल्जर्स की बॉडी को पहचान करके उन्हें डिसेंट ब्यूरियल देना। अब क्योंकि गलीपोली युद्ध 1916 में समाप्त हो गया था और आज साल 1919 है, इसीलिए कई सोल्जर्स की पहचान करना काफ़ी मुश्किल था। जो ब्रिटिश सोल्जर का जनरल है उसका नाम कैप्टन साइरल है। वो ही इस काम को लीड कर रहा था और वहाँ ओटमैन एम्पायर का जनरल भी आया था जो इस काम में उसके साथ देने वाला था। उसका नाम मेजर हसन है। यहाँ पर जोश अभी भी बोट में है। वो अपने बच्चों और वाइफ के साथ बिताए पलों को याद कर रहा है और 3 महीने के लंबे सफर के बाद वो टर्की के शहर इस्तांबुल पहुंच जाता है। आज से पहले वो कभी इस्लामिक देश नहीं गया था, सिर्फ किताबों में ही उसके बारे में पढ़ा था। शिप से उतरते ही कई लोग उसे घेर लेते हैं ताकि वो उनके होटल चले। उनमें एक छोटा बच्चा भी था, उसका नाम ओरहान है। वो जोश के पीछे लग जाता है कि वो उसके होटल चले। उसका काफ़ी खूबसूरत होटल है, लेकिन वो ओरहान को मना करता है उससे कहीं नहीं जाना। पर ओरहान भी काफ़ी ज़िद्दी था। वहाँ पर जोश एक ऑफिसर से मिलता है और बताता है कि उसे गलीपोली जाना है, पर वो ऑफिसर कहता है कि वहाँ पर किसी को भी जाने का परमिट नहीं है। तुम इस बारे में ब्रिटिश ऑफिसर से बात कर सकते हो। अब यहाँ पर तभी ओरहान उसका बैग लेकर भाग जाता है और जोश उसका पीछा करने लगता है। ओरहान अपना होटल के बाहर आकर रुक जाता है। यहाँ पर जोश बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो उससे अपना बैग छीन लेता है। वो बताता है कि यही मेरा होटल है। जोश सोचता है कि इस बच्चे की बात भी ठीक है, वैसे भी उसे किसी न किसी होटल में तो रुकना ही होगा, क्यों ना इसी में रुक जाए। ओरहान भागकर अंदर जाता है और अपनी माँ को बताता है कि वो कस्टमर को ले आया है।
उसकी माँ का नाम आयशा है। उसे लगता है जोश इंग्लैंड से है, पर वो बताता है कि मैं ऑस्ट्रेलिया से हूँ। आयशा बताती है कि उसके पास एक भी कमरा खाली नहीं है, वो सिर्फ इंग्लैंड के टूरिस्ट को ही ठहराते हैं। पर तभी वहाँ पर ओमर आ जाता है। ओमर ओरहान का अंकल है। ओरहान के पिता गलीपोली जंग में शहीद हो गए थे। ओमर उसे होटल में रुकने की इजाज़त दे देता है। ओरहान उसका बैग ले जाकर रूम में रख देता है। जोश कहता है कि कल तुम मुझे वॉर ऑफिस ले चलोगे, उसके बाद ही मैं तुम्हें पैसे दूंगा। ओरहान मुस्कुराकर कहता है कि वो उसे ज़रूर ले चलेगा। जोश के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी, क्योंकि उसे ओरहान में अपने बेटों का बचपन दिख रहा था। आयशा के पिता भी वहीं रहते हैं। सुबह वो जोश के कमरे में टावल ले जाती है। वो उसे ओरहान की तारीफ करता है। तभी बाहर से अजान की आवाज़ आने लगती है। जोश पर्दा उठाकर देखता है। वो आयशा से इसका मतलब पूछता है, क्योंकि उसे किसी की भी कोई जानकारी नहीं थी। वो बताती है कि एक तरह की प्रेयर होती है जो पास के मस्जिद में हर रोज़ बजाई जाती है। तुम्हें यहाँ के ब्लू मस्जिद को ज़रूर विजिट करना चाहिए, वो काफ़ी खूबसूरत है। जोश बताता है, मैं यहाँ किसी काम से आया हूँ, मुझे गलीपोली जाना है। वो कहती है, वहाँ अभी कोई नहीं रहता सिवाय दफन कंकालों के। वो जाते हुए कहती है कि मेरे बेटे तुम्हारे इस काम में कोई भी मदद नहीं करेगा। आयशा को ऑस्ट्रेलियन लोगों से नफरत है, क्योंकि उन्हीं की वजह से उसके पति जंग में मारे गए थे। दूसरे दिन वो ब्रिटिश ऑफिसर वहां पर आता है। वहां वो उस ऑफिसर को अपने तीनों बेटों की तस्वीर दिखाता है और उन्हें ढूंढने के लिए गलीपोली जाने को कहता है। वो ऑफिसर कहता है कि वहां जाकर कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां की जमीन लाशों से भरी हुई है। वो बताता है वहां पर सोल्जर्स, खच्चर और घोड़े सभी एक साथ दफन है। वो जोश को परमिट देने से मना कर देता है। वहां वो बाहर देखते हैं कि एक टर्किश रैली चली आ रही है। ये ओटमैन एम्पायर के लोग हैं जो ब्रिटिशर्स के विरोध में थे। और हैन उसे लेकर ब्लू मस्जिद में आ जाता है। फिर वो दोनों घर आ जाते हैं। आयशा और हैन पर नाराज होती है, क्योंकि उसने उसे जोश के साथ जाने के लिए मना किया था। वो इस बात के लिए जोश को काफ़ी कुछ सुनाती है, पर जोश उसका कोई जवाब नहीं देता। वो ओरहान को उसके दिए पैसे लौटाने को कहकर चली जाती है, पर जोश वो पैसे नहीं लेता। वो कहता है कि ये हमारे बीच में एक राज रहेगा। दूसरे दिन वो ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। तभी आयशा के पिता उसे टर्किश भाषा में बात करने लगते हैं, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वहाँ आयशा आ जाती है। वो उसकी वाइफ के बारे में पूछती है। वो बताता है अब वो इस दुनिया में नहीं है और अपने तीनों बेटों को भी जंग में खो चुकी है। आयशा को उसके लिए काफ़ी दुख होता है, क्योंकि उसका बर्ताव भी जोश के प्रति काफ़ी रूखा था। वो कहती है, तुम पेपर्स के बिना गलीपोली नहीं जा सकते। तुम्हें चनक शहर से वहाँ तक एक बोट मिल जाएगी। अगर तुम फिशरमैन को अच्छे पैसे दोगे तो वो तुम्हें वहाँ तक लेकर चला जाएगा। दूसरे दिन वो गलीपोली के लिए निकल जाता है और हैन भागकर उसके पीछे आता है। वो उसे अपने पिता की फोटो देकर कहता है कि अगर ये मिले तो उन्हें घर आने के लिए कह देना, हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं। जोश को अभी तक लग रहा था कि होटल में जो शख्स है वही उसके पिता हैं, पर ओरहान बताता है कि वो उसके अंकल हैं। ओरहान को नहीं पता था कि जंग खत्म हो चुकी है और उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं है, पर जोश उसका दिल रखने के लिए वो तस्वीर अपने पास रख लेता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन वो बोट से गलीपोली पहुंच जाता है। ब्रिटिश सोल्जर्स आकर उसे कैप्टन साइरल के पास ले जाते हैं, क्योंकि वहां जाना किसी को अलाउड नहीं था। साइरल उसके तीनों बेटों के लिए दुख जताता है। वहां पर मेजर हसन भी बैठा था। साइरल बताता है कि यहाँ से 8 मील तक सिर्फ ट्रेंचेस ही हैं और वहाँ हजारों लाशें दफन हैं, जिसमें किसी को भी ढूंढ पाना काफ़ी मुश्किल है। वो उसे जोश को चले जाने के लिए कहता है। उसके बेटों की तस्वीर नीचे गिर जाती है। मेजर हसन उसे उठाकर उसे दे देता है और जोश के दुख को वो महसूस कर पा रहा था। शाम को साइरल देखता है कि जोश बीच पर आग जलाकर बैठा है। वो भी अपनी जिद पर आ गया था। बिना अपने बेटों को लिए वो यहाँ से नहीं जाएगा। दूसरे दिन मेजर हसन साइरल से कहते हैं कि तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। साइरल को भी पता था कि जोश उसको लिए बिना यहाँ से नहीं जाएगा, तो वो उसके बेटों की खोज शुरू करवाते हैं। उसके 2 बेटों की लाश मिल जाती है, एडवर्ड और हेनरी। उनके गले में लॉकेट था जिनसे उनकी पहचान हो पाती है। साइरल जोश को लाश देखने से मना कर देता है, क्योंकि उसमें सिर्फ हड्डियां ही बची थी, पर आर्थर की लाश नहीं मिल पाई थी। साइरल उसे समझाता है कि उसे उनकी लाश को ऑस्ट्रेलिया ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है।
वो उन्हें इसी आइलैंड पर एक सभ्य तरीके से बरी कर सकते हैं। अब जोश उसकी बात मान जाता है और अपने दोनों बेटों को उसी आइलैंड पर दफना देता है। दूसरे दिन ऑफिसर मिल मेजर हसन के पास आता है। मिल एक ओटमैन ऑफिसर है जो कि गलीपोली जंग का हिस्सा रह चुका है। अब वो हसन के लिए काम करता है। उस वक्त ग्रीक और ओटमैन एम्पायर के बीच युद्ध चल रहा था। ग्रीक अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई कर रहे थे। वहाँ पर मिल बताता है कि ग्रीक्स ने सायरन शहर को अपने कब्जे में कर लिया था और ब्रिटिश इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही थी। वो बस तमाशा देख रहे थे और इस पर हमें कुछ करना चाहिए। मेजर हसन उसका जवाब नहीं देता। वहाँ पर जोश टेंट में अपना सामान बैग में रख रहा था। शायद उसने ऑर्थर की उम्मीद को छोड़ दिया है, पर पता नहीं क्यों उसका दिल कह रहा है कि ऑर्थर अभी जिंदा है। तभी टेंट में मेजर हसन आता है और बोलता है कि उसने कुछ सोल्जर्स की लिस्ट इस्तांबुल भेजी थी और वो इसमें तुम्हारे बेटे का नाम भी है। जोश के पूछने पर वो बताता है कि शायद तुम्हारा बेटा प्रिजन में है, वो जंग में जिंदा बच गया था। ये सुन जोश में उम्मीद जाग जाती है। रात में वो फिर से इस्तांबुल आ जाता है। आयशा के घर आज महफिल जमा हुई थी। वहाँ पर ओरहन उसे अपने पिता के बारे में पूछता है, पर जोश कहता है कि वो उनसे नहीं मिल पाया। अब उसे लगता है कि वहाँ पर आज ओरहन का जन्मदिन है, पर आयशा बताती है कि आज ओरहन के सुन्नात का दिन है। दूसरे दिन हसन ब्रिटिश ऑफिस जाता है और वो वहाँ पर मदद के लिए गया था ताकि वो ग्रीस को रोकने में उनकी मदद कर पाए, पर वो समझ जाता है कि वहाँ से उसे कोई भी मदद नहीं मिलेगी। ब्रिटिश ऑफिसर्स ने पार्टीशन का मंसूबा बना लिया है। अब ग्रीक को एक अलग देश बनने से कोई नहीं रोक सकता। वहाँ जोश भी आ जाता है। वो अपने बेटे आर्थर को ढूंढने में हसन की मदद मांगता है, पर उसी वक्त हसन गुस्से में था। वो अपना सारा गुस्सा जोश पर उतार देता है और वो अब उसकी कोई मदद नहीं कर सकता और वहाँ से चला जाता है। वहाँ वो ब्रिटिश ऑफिसर जोश का पासपोर्ट जब्त कर लेते हैं क्योंकि उनके मना करने के बाद भी वो गलीपोली गया था। वो ऑफिसर उसे पासपोर्ट देते हैं और बताते हैं कि मैं थर्सडे तुम्हारे होटल आऊँगा एक टिकट के साथ और तुम्हें बोट से कलकत्ता जाना है और वहाँ से ऑस्ट्रेलिया। जैसा हम जानते हैं कि 1919 में भारत ब्रिटिशर्स के राज में था। दूसरे दिन जोश मेजर हसन का पीछा करने लगता है और एक सीक्रेट बंकर में आ जाता है जिसका पता किसी को भी नहीं था। ऑफिसर मिल उसके गले पर चाकू लगा देते हैं, पर जोश को इतना जानना था कि उसका बेटा किस प्रिजन में है, पर हसन उसकी मदद करने से मना कर देता है। यहाँ पर आयशा और ओरहन दूसरे दिन बाहर घूमने जाने वाले थे। ओरहन कहता है कि जोश भी उनके साथ चले, पर आयशा मना कर देती है, पर ओरहन के जिद करने पर वो मान जाती है और वो दिन भर मार्केट में खरीदारी करते हैं। शाम को वो एक तालाब के पास बैठ जाते हैं। जोश उन्हें ऑस्ट्रेलिया के बारे में बता रहा था क्योंकि कभी कभार ऐसे मौके ही आते हैं जब 3 या 4 साल तक बारिश नहीं होती, इसीलिए उन्हें ज़मीन में पानी ढूंढना पड़ता है। कभी कभी मशीन भी काम नहीं करती तो उन्हें महसूस करना पड़ता है कि धरती में किस जगह पानी है। और हैन जोश के साथ काफ़ी खुश था और उसे देख आयशा के भी सारे दुख कम हो जाते हैं। उस शाम तीनों उस अवसर का काफ़ी आनंद लेते हैं। बाद में वो दोनों घर में साथ बैठे थे। जोश अपनी पत्नी और बच्चों का जिक्र करते हुए भावुक हो जाता है। वहाँ वो बताता है कि उसका बड़ा बेटा आर्थर शायद जिंदा है, पर उसे पता नहीं है कि वो इस वक्त कहाँ है। आयशा कहती है, पर तुम्हें उम्मीद तो है। जोश कहता है, जिस जगह से मैं आया हूँ वहाँ उम्मीद एक आम सी बात है, जहाँ सब उम्मीद पर ही टिका हुआ है। उसकी बात सुन आयशा काफ़ी दुखी हो जाती है और अपने रूम में जाकर खूब रोती है। वो अपने हस्बैंड को याद कर रही थी, पर उसे ये भी पता है कि जंग में उसने सिर्फ अपने पति को खोया है, पर जोश ने अपने पूरे परिवार को खो दिया था। दूसरे दिन हम देखते हैं कि आयशा के पति का भाई ओमर उसे अपने साथ शादी करने के लिए काफ़ी वक्त से मजबूर कर रहा था, पर वो ये शादी नहीं करना चाहती क्योंकि उसने अभी तक ओरहन को ये नहीं बताया है कि उसके पिता मर चुके हैं और ओमर पहले से शादीशुदा भी है, पर उसके कोई बच्चा नहीं है। इसीलिए वो आयशा से शादी करना चाहता है, इसीलिए वो उसको मजबूर कर रहा है। वो उसे थोड़ा वक्त मांगती है कि उसे पहले ओरहन से बात करनी होगी। दूसरे दिन जोश ब्रिटिश हॉस्पिटल जाता है, शायद उसे वहाँ पर आर्थर की कुछ जानकारी मिल जाए, पर उसे निराशा हाथ लगती है।
उसके सभी रास्ते बंद हो चुके थे। फिर होटल में जोश आयशा के साथ बैठा होता है। तभी वहाँ ओमर आ जाता है और उसे अपने साथ लेकर चला जाता है, क्योंकि आज उसे जवाब चाहिए। उसका वक्त खत्म हो गया है और अगर वो ओरहान को नहीं बताएगी तो वो खुद उसे बता देगा। आयशा उसे मना करती है, पर वो ओरहान को बता देता है कि उसके पिता मर चुके हैं। ओरहान रोते हुए वहाँ से चला जाता है। आयशा इस बात के लिए ओमर से हाथापाई करने लगती है। ओरहान रोते हुए आता है और जोश से लिपट जाता है। वो सुनता है अंदर से काफ़ी आवाज़ें आ रही हैं। वो देखता है ओमर आयशा को मार रहा था। जोश ओमर पर हाथ उठा देता है। ओमर को लगता है इनके बीच में कुछ चल रहा है और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। आयशा जोश पर गुस्सा हो जाती है और उसे पारिवारिक मुद्दों में दखल न देने को कहती है। जोश कहता है कि मैं बस तुम लोगों की मदद करना चाहता था। आयशा कहती है जो अपने परिवार की मदद नहीं कर सका वो हमारी मदद कैसे करेगा। ये सुनकर जोश के मन पर काफ़ी चोट पहुंचती है। वो उसे गुस्से में होटल छोड़ जाने को कहती है और जोश अपना बैग लेकर आता है। वो देखता है स्टेज पर ओरहान बैठा है और उसे जाने से मना करता है। जोश उसे अपनी बुक अरेबियन नाइट्स निकाल कर देता है जो उसके सबसे करीब चीज़ों में थी। अब यहाँ पर वो बाहर आ जाता है। तभी ओमर कुछ लोगों के साथ उस पर हाथापाई करने लगता है। वहाँ ऑफिसर मिल अपने कुछ आदमियों को लेकर आते हैं और ओमर को रोक देते हैं। वहाँ पर मिल उसे लेकर हसन के पास जाते हैं। हसन बताता है कि तुम्हारा बेटे को शायद एफनियन प्रिजन में ले जाया गया था, पर वो अंदाजे से कह रहे थे, उसे पूरा यकीन नहीं था। हसन बताता है कल हम ईस्ट से अंकारा की तरफ सफ़र करने वाले हैं। मुस्तफ़ा कमेल एक बड़ी आर्मी खड़ी करने वाला है जो मिलकर ग्रीक सोल्जर्स का मुकाबला करेंगे। रात को हसन ने एक छोटा सा जश्न रखा हुआ था। जोश के पूछने पर वो बताता है कि ये जश्न टर्की के भविष्य के लिए है। उस रात दोनों ने काफ़ी बातें करते हैं। दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। वहाँ से जोश होटल वापस आ जाता है क्योंकि जब ओमर ने उस पर अटैक किया था तो उसका बैग वहीं गिर गया था। आयशा उसे बताती है कि ओरहान ने उसका बैग उठाकर कमरे में रख दिया है और वो उस दिन के लिए माफ़ी मांगती है। वो गुस्से में काफ़ी कुछ कह गई थी। दोनों उस रात काफ़ी बातें करते हैं। सुबह वो ब्रिटिश ऑफिसर उसे लेने आ जाता है जिससे कि उसने कहा था वो उसका ऑस्ट्रेलिया जाने का इंतज़ाम कर देगा और जोश को आज हसन के साथ अंकारा भी जाना है। आयशा उसे खिड़की के रास्ते भगा देती है और ब्रिटिशर्स उसे नहीं पकड़ पाते। दूसरे दिन हसन अपने सोल्जर्स के साथ ट्रेन से अंकारा निकल जाता है। जोश भी उनके साथ था। मिल उसे एक बैट दिखाता है जो उसे गलीपोली में ऑस्ट्रेलिया ट्रेन से मिला है। अब उसे लग रहा था कि ये कोई हथियार है, पर जोश उसे बताता है कि ये एक क्रिकेट बैट है। तभी हसन देखता है कि पास का विलेज जल रहा है और कई ओटमैन रिफ्यूजीज पैदल चले जा रहे हैं। उन्हें पता चल जाता है कि ग्रीक सोल्जर्स आसपास ही हैं। तभी उन पर ग्रीक सोल्जर्स अटैक कर देते हैं। ट्रेन में सभी सोल्जर्स मर जाते हैं। अब सिर्फ जोश, हसन और मिल ही बचे हुए थे। जोश एक ऑस्ट्रेलियन था, इसलिए वो उसे छोड़ देते हैं और वो उसे बाद में निपटेंगे। एक ग्रीक सोल्जर हसन और मिल को गोली मारने जाता है। तभी जोश अपने बैट से उस पर अटैक कर देता है और उसी बीच मिल की मौत हो जाती है। जोश और हसन उनके घोड़े लेकर एफनियन निकल जाते हैं। शायद आर्थर वहीं पर है। थोड़ी देर बाद वो एफनियन पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि सभी लोग ग्रीक के डर से विलेज छोड़कर जा रहे हैं। वहाँ पर जोश देखता है कि वहाँ एक विंड मिल है और ठीक ऐसे ही विंड मिल ऑस्ट्रेलिया में उसके घर के सामने है। उसे पता चल जाता है कि ये काम आर्थर का ही है और वहाँ पर कुछ लोग उन्हें बताते हैं कि आर्थर चर्च में है। वहाँ पर जोश भागकर पहुँच जाता है और आर्थर वहीं था। दोनों एक दूसरे को देखकर भावुक हो जाते हैं। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसके पिता उसके सामने खड़े हैं। वहाँ वो अपनी माँ की खबर को सुनकर दुखी हो जाता है। जंग में जाते वक्त उसने अपने पिता से वादा किया था कि वो अपने दोनों भाइयों का ख्याल रखेगा, पर उसने वो वादा नहीं निभाया। आर्थर अपने जंग के उस दिन की बात बताता है कि वो घायल हो गया था और हेनरी और एडवर्ड उसकी मदद को आए थे, पर दोनों को भी गोली लग जाती है जिसमें हेनरी तुरंत मर जाता है, पर उसका छोटा भाई एडवर्ड अभी भी जिंदा था, पर वो काफ़ी दर्द में था। वो आर्थर की तरफ देखता है और वो उसे दर्द से आज़ाद करने को कहता है। ये सुनकर वो और ज़्यादा दुखी हो जाता है और अपने भाई को इस तरह से तड़पता नहीं देख पाता और उसे शूट कर देता है और काफ़ी रोता है। तब से आज तक आर्थर इसी गिल्ट में जी रहा है। ये सुन जोश भी रोने लगता है,
पर अब आर्थर घर जाने से मना करता है, पर जोश उसका गिल्ट खत्म करने के लिए सारी वजह खुद पर ले लेता है। तभी वहाँ पर ग्रीक सोल्जर्स आ जाते हैं। जोश हसन के गले लगकर अलविदा कहता है और हसन अंकारा के लिए निकल जाता है। वहाँ पर जोश आर्थर के साथ ऊपर की तरफ भागने लगता है क्योंकि वहाँ से निकलने का रास्ता है। वहीं पर ग्रीक उनका पीछा करने लगते हैं। ऊपर एक ट्रेन था जिसका पानी नदी में जाकर मिलता है। आर्थर जोश को कूदने को कहता है पर वो साथ नहीं आएगा। जोश कहता है अगर तुम साथ नहीं आओगे तो मेरे पास भी जाने की कोई वजह नहीं है। अब आर्थर भी उसकी बात मान जाता है और दोनों उस ट्रेन में कूद जाते हैं और वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। दूसरे दिन जोश आर्थर को लेकर होटल आता है और हैन उसे देख काफ़ी खुश होता है। वो बाहर जाकर बैठता है। आयशा उसके लिए कॉफ़ी लेकर आती है। जोश देखता है वो कॉफ़ी काफ़ी मीठी है। वो आयशा की तरफ देखता है और वो उसे देखकर मुस्कुराती है। अब जोश समझ जाता है कि वो उसे पसंद करने लगी है। वो भी आयशा की फीलिंग को महसूस कर रहा था। और इसी दृश्य के साथ ये फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।